हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के दो हिस्टोरिकल प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, जिसके साथ ही भारत जो है सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया और भारत बन गया ब्राउन कंट्री। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर मैं यूनेस्को के बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यूनेस्को पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको यूनेस्को के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आप पहुँच जाओगे यूनेस्को वाली वीडियो पर। यहाँ पर हम थोड़ी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब हम भारत की बात करें तो भारत में अब टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, जिसमें से 32 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है जहां पर कल्चर और नेचुरल दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, उससे हम मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। आपको थोड़ी सी हिंट देने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो सिक्किम में स्थित है। अब आप मुझे उसका नाम बताइएगा। ओके। हाल ही में 16 से 31 जुलाई के बीच में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी की 44वीं 44th बैठक होती है चाइना में। यह ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाती है क्योंकि कोरोना करके। इसे कंडक्ट तो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना करके इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर अभी जो है इस जुलाई महीने में हुई, इस मतलब बैठक में ही भारत को 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राप्त हुए। पहला है रामप्पा टेम्पल और दूसरा है धोलावीरा साइट। ये जो धोलावीरा है हमारी हड़प्पन साइट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के शामिल होने से ही भारत जो है सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया और भारत बन गया ब्राउन कंट्री। अब आप कहोगे कि वेट आप पहले हमें इस सुपर 40 और ब्राउन कंट्री का फंडा समझाइए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस, यूनेस्को ने कंट्रियों को उनकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आधार पर डिवाइड किया हुआ है। यूनेस्को के ने माना है कि जिस भी कंट्री में 50 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होंगे उन्हें पर्पल कंट्री माना जाएगा। मतलब जो कोई भी कंट्री है, ठीक है, जिस कंट्री में 50 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किए जाएंगे तो वो बन जाएगी पर्पल कंट्री। और जिस कंट्री में 40 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे वो बन जाएगी ब्राउन कंट्री, जिसमें इंडिया शामिल हुआ है। और जिस कंट्री में 30 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे वो मानी जाएगी लाइट ब्राउन कंट्री। इससे पहले जो है इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, तो इसके साथ इंडिया जो था वो पहले क्या था, वो लाइट ब्राउन कंट्री था। अब जो इंडिया बन गया है ब्राउन कंट्री। और जहाँ पर 20 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं उसने माना जाता है ऑरेंज कंट्री। और जो 15 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिस कंट्री में होंगी उन्हें कहते हैं हम ब्लू कंट्री। और जहाँ पर 10 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगी उन्हें हम कहते हैं ग्रीन कंट्री। ओके। और आज के समय में केवल 2 ही कंट्रियाँ हैं जिन्हें जो पर्पल कंट्रियाँ हैं, वो है एक पहला इटली और दूसरा चाइना। आपको पता है कि इटली पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरे नंबर पर चाइना है। इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इटली में 57 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चाइना में 56 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हेर फेर है। बाकी हो सकता है आने वाले 1-2 साल में जो चाइना टॉप कर जाए, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो पर्पल कंट्री में शामिल हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे, मतलब मैं कहूँ तो 100 या 150 से ऊपर ही जो हिस्टोरिकल प्लेस होंगे, हिस्टोरिकल टेम्पल होंगे, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल होने के लिए कारगर है। मतलब उनको वो जो है डिज़र्व करते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में जो है भारत जो है पर्पल कंट्री बन जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि चलो ठीक है कि यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइटें घोषित की जाती है, लेकिन इसका किसी देश को क्या प्रॉफिट होता है। तो देखो गाइस, जिस किसी भी देश में जितनी ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगी उस देश का उतना ही टूरिज्म सेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। आप मान लीजिए आप किसी शहर में घूमने के लिए जाते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है यूपी में घूमने के लिए चले जाते हो, और आपको पता है यूपी में आपको फतेहपुर सीकरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाएगा, ताजमहल मिल जाएगा, लाल किला मिल जाएगा, ठीक है। तो
लाल किला आप दिल्ली में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप वहाँ पर गए हुए तो आप करते हैं, आप सोचोगे कि चलो आए हुए हैं तो वहाँ पर घूम के आ जाते हैं। मतलब कोई भी अगर फॉरेनर आया हुआ है भारत में, ठीक है, और उसको पता चलता है कि उसके आसपास कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर वो घूमने के लिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने की इच्छा सभी जाहिर करते हैं। ओके, तो इसलिए जितनी ज़्यादा किसी कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगी, उस देश का टूरिज़्म सेक्टर उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भारत भी जो है, भारत के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि आज के टाइम में जो है भारत के बहुत सारे से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जहाँ पर जो है वो ट्रैवलिंग करने के लिए जो रोड अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो वो टूरिज़्म सेक्टर वहाँ पर उतना डेवलप नहीं हो पाया है। अब चलिए अब डिस्कस करते हैं जो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में जो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइटें घोषित की गई हैं वो कौन कौन सी है। भारत की जो हाल ही में 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी वो बनी रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल तमिलनाडु के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना 1213 ईस्वी में करवाई गई थी, मतलब 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करवाई गई थी। इसकी जो स्थापना करवाई गई वो ककातीय डायनेस्टी के महाराजा के द्वारा करवाई गई थी। जो राजा माने जाते हैं कि जिनके द्वारा जो रामप्पा टेम्पल बनाया गया वो गणपति देवा को माना जाता है। और इन्होंने जो है वो इस टेम्पल को बनाने का जो कार्य दिया था वो अपने शिल्पी रामप्पा को दिया था। मतलब इस पूरे टेम्पल को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रामप्पा के हाथों में थी। मतलब रामप्पा को पूरा काम सौंप दिया गया कि उनके साम्राज्य में एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया जाए जिसकी कोई अपनी ही विशेषताएं हो, जिसका अपनी ही सुंदरता हो। फिर रामप्पा के द्वारा इस टेम्पल पर को पूरी तरह डिज़ाइन किया जाता है और इस तरह का टेम्पल जो है बनाया जाता है। जब गणपति देवा जब इस टेम्पल को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इन्हीं के नाम पर, मतलब रामप्पा के नाम पर ही इस टेम्पल का नाम रखा जाता है। ये जो टेम्पल है वे भगवान शिव को समर्पित है, जिसे आप महादेव, महाकाल कई नामों से जानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का ये क्या है मंदिर है। इसी मंदिर को रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा टेम्पल जो है हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। वहाँ पर अगर रुद्रेश्वरा टेम्पल भी होगा तो वो भी रामप्पा टेम्पल का ही नाम है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है कि जो काकातीय डायनेस्टी है ना, ये वही डायनेस्टी है जिसने जो है सबसे पहले जो हीरा था, क्या नाम था उनका, कोहिनूर हीरा, ठीक है। कोहिनूर हीरे को सबसे पहले जो खोजा था वो काकातीय डायनेस्टी ने ही खोजा था। फिर 1310 की बात है, 1310 में यहाँ पर आक्रमण करता है मलिक काफूर, जिसे मलिक मनी भी कहा जाता है। आपने पद्मावत मूवी सुनी होगी या देखी होगी, जिसमें जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसका जो गुलाम होता है वो होता है मलिक काफूर, ठीक है। तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारों में खरीदा हुआ था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर को ही मलिक मनी भी कहा जाता है। तो जब मलिक मनी 1310 में यहाँ ककातीय डायनेस्टी पर आक्रमण करता है तो इसके द्वारा इस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया जाता है और मलिक काफूर के द्वारा ही कोहिनूर हीरे को दिल्ली ले जाया जाता है। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मलिक काफूर था वो बहुत ही क्रूर शासक बन गया। वो मतलब बहुत ही हैवान प्रकार का जो है हैवान टाइप का जो शासक बन गया था। माना जाता है कि उसने 33-34 दिनों तक ही शासन किया था दिल्ली पर, लेकिन उसने इस 33-34 दिनों के शासन में ही इतना खून बहा दिया था दिल्ली सल्तनत पर कि जितना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरे शासन में, अपने पूरे कार्यकाल में नहीं बहाया था। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके बेटे की बड़ी निर्दयता से उसकी आंखें निकाल ली थी। तो मलिक काफूर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही क्रूर बन गया था। उसके बाद उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। ओके, सो ये था रामप्पा टेम्पल। अब रामप्पा टेम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो काकातीय डायनेस्टी के बारे में था। अब रामप्पा टेम्पल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप रामप्पा टेम्पल की लोकेशन देख लीजिए। यह है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और यह है वारंगल डिस्ट्रिक्ट। वारंगल डिस्ट्रिक्ट से जब आप हैदराबाद से जब आप वारंगल डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो आपको यहाँ पर 2 टेम्पल देखने को मिलेंगे। एक तो वारंगल में रामप्पा टेम्पल और दूसरा आपको बीच में ही एक टेम्पल मिल जाएगा जिसे कहते हैं 1000 पिलर टेम्पल। वो भी आपको इसी रास्ते में बीच में मिल जाता है। अब फिजिकल मैप में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हैदराबाद। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको बीच में 1000 पिलर टेम्पल मिल जाएगा और उसके बाद आपको वारंगल डिस्ट्रिक्ट में ही काकातीय रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी डेट भी दी हुई है
1213 में जो है इसको बनाया गया था। ओके, तो मतलब ये आपको हैदराबाद से जब आप रामप्पा टेम्पल के लिए निकलोगे तो आपको बीच में कौन सा टेम्पल मिल जाएगा, 1000 पिलर टेम्पल मिल जाएगा। जो रामप्पा टेम्पल है ना, इसके जो पिलर हैं, इन पिलरों को जो है बेसाल्ट चट्टानों से बनाया गया है, और जो इसका फ्लोर है, ठीक है, रामप्पा टेम्पल है, इसके फ्लोर जो है, उन फ्लोर को जो है ग्रेनाइट की चट्टानों से बनाया गया। और इस टेम्पल की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस टेम्पल का जो छत है, जो रूफ है ना गाइज, वो ऐसी चट्टानों से बना है, ऐसे मटीरियल से बना है जो वाटर में फ्लोटिंग करता है, मतलब जो पानी है ना उसमें तैरता है। इसके अगर आप छत का कोई टुकड़ा काट कर ले जाओगे, अगर आप उसे पानी में फेंकोगे ना तो वो तैरने लगता है, ठीक है। और इसके बारे में आप गूगल करोगे तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इस मंदिर के जो लोअर पार्ट जो है ना, इस मंदिर का जो लोअर पार्ट है, इसको बनाया गया है रेड स्टोन से, मतलब लाल बलुआ पत्थर से जो इस मंदिर का जो है लोअर पार्ट को बनाया गया है। तो ये था हमारा रामप्पा टेम्पल। अब चलते हैं हमारे धौलावीरा की ओर। धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही एक साइट है। धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की 5वें नंबर की सबसे बड़ी साइट है, या 5वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है। आपको पता है नंबर 1 पर मोहनजोदड़ो है, दूसरे नंबर पर हड़प्पा है, और 5वें नंबर पर आता है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में। आपको पता है कच्छ जिला जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गुजरात का कच्छ। तो गुजरात के कच्छ जिले के खादिर वेट में जो है स्थित है धौलावीरा। खादिर जो वेट है गाइस, ये एक टापू है, ठीक है, पानी मतलब चारों ओर पानी के बीच में जो एक टापू में स्थित है, और हम मैप में भी देखेंगे। ओके, जो धौलावीरा है, इसकी खोज जीपी जोशी ने 1967 में से 1968 के बीच में की थी। हड़प्पा जो धौलावीरा है ना गाइस, वो पूरी हड़प्पा सभ्यता का पहली ऐसी साइट है, मतलब पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी ना, उसकी पहली ऐसी साइट है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें बहुत सारी साइटें हैं, जैसे चूहनदड़ो, कालीवंगा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है। तो इन सब साइटों में केवल धौलावीरा एकमात्र ऐसी साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम के लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की कौन सी साइट को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, तो केवल धौलावीरा को। अभी तक कोई और साइट जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड नहीं की गई है। अब मैप में देखते हैं, ये आपके सामने गुजरात का मैप। गुजरात का यहाँ पर आपको मिलेगा भुज से ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर होगा कच्छ का रण आपने नाम सुना होगा, जब आप मैपिंग करते हो तो कच्छ का रण जो गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धौलावीरा। अब आप कहोगे कि वेट आप कह रहे थे कि जो धौलावीरा है वो एक टापू पर है, यहाँ पर तो ये तो बीचों बीच ज़मीन पर है। तो देखो गाइस, ये जो एक पानी के चारों ओर पानी है जिसके बीच में जो एक टापू है, उसे हम फिजिकल मैप में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहा होगा जो नीला नीले वाला कलर है ना, वो पानी है, और इसके बीच में जो है टापू है। अब इसको मैप को थोड़ा जूम इन करते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ देख रहे होंगे जो बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है ना, ये जो है वो धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा या कच्छ का रण का एक पार्ट है, विलेज है यहाँ पर। ये इसे हम कहते हैं खादी बेट जो है वो गीली भूमि होती है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है पानी ही पानी है, इसलिए यहाँ पर इसे खादी वेट विलेज भी कहा जाता है। और यहाँ पर मिलता है हमें अपना धौलावीरा, जो अब क्या है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। धौलावीरा भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी कभी मैं यहाँ पर कभी हड़प्पा सभ्यता बोल रहा हूँ, कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहा हूँ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ। तो देखो गाइस, दोनों एक ही चीज़ है। जब इस सभ्यता की खोज स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो खोज या सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिले वो हमें हड़प्पा में मिले, ठीक है। तो इसी नाम पर जो इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो इस सभ्यता के हमें साक्ष्य मिले वो हमें हड़प्पा में मिले, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और इसके अधिकतर मतलब जो ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हमें वो मिले सिंधु नदी के तट पर, मतलब सिंधु नदी के तटों पर जो है ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के शहर हमें प्राप्त हुए हैं, या हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर साइटें हमें इन सिंधु सभ्यता के तट पर मिली है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ओके, मतलब आपसे कोई कहे हड़प्पा सभ्यता या कहे सिंधु सभ्यता, दोनों चीजें एक ही है। सो गाइस, ये था हमारा सुपर 40 क्लब ब्राउन कंट्री,
और 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भारत जो है सुपर 40 क्लब में शामिल हुआ है, इसका क्या मतलब है। भारत ब्राउन कंट्री बन गया है, इसके बाद जो है भारत कौन सी कंट्री बनेगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।